Hello and welcome to the Civil Study Cafe. You're watching the MPPSC Mains Answer Writing Discussion Series with Civil Study Cafe. नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी कैफे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 2018 का पेपर सेकंड, और पेपर सेकंड में हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 6 मार्क्स के, जिसमें हम क्वेश्चन 7 तक डिस्कस कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 6 मार्क्स वाला और क्वेश्चन नंबर 9 6 मार्क्स वाला। ओके गाइस, देखिए एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। इन्फॉर्मेशन में ये है कि एमपीपीएससी ने स्कोर कार्ड अपने रिलीज़ कर दिए हैं और जो एमपीपीएससी के एग्ज़ाम में अपीयर हुआ था वो अपने स्कोर कार्ड देख सकता है, चेक कर ले। और साथ ही साथ में यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप सिक्योर हैं, आप सेफ़ हैं, आप मेंस लिख रहे हैं और आप मेंस में बैठेंगे, ठीक है, तो आप इस चैनल को फॉलो कीजिए और इसकी लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है सिविल स्टडी कैफ़े वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली फोकस्ड है मेंस के लिए। ओके गाइस, और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि वीडियोस पे हमारी आंसर राइटिंग तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन जो मेंस का सिलेबस है वो कहाँ से हम कंप्लीट करें, पुराना पैटर्न वाला जो है, और हम कैसे मेंस क्वालिफाई करें, जो भी हमारे 2 या 3 महीने हमारे पास जो बचे हुए हैं उसमें हम कैसे करें, तो आप अपनी सजेशंस मुझे भेज सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं। यदि आप कुछ लोग यदि ऐसे हो जाते हैं काउंटिंग में 100-50 और आप यदि इंटरेस्टेड हैं मेंस के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, और तो आप हमें अपनी सजेशंस भेज सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। इसमें क्या है? इसमें है भारतीय राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के संबंधों का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि आपको इवेल्युएट करना है रिलेशंस, यानी कि इवेल्युएट द रिलेशनशिप ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि सैद्धांतिक रूप से समस्त कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, और लेकिन वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ओके, इस प्रकार प्रधानमंत्री देश की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और अहम भूमिका उनकी होती है। साथ ही साथ में इस बात को और ज़्यादा स्पष्ट करते हुए, है ना, डॉक्टर BR अम्बेडकर बताते हैं कि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, ना कि राष्ट्रपति। ओके गाइस, तो इस प्रकार से आप एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करके आप इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छा सा लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इंट्रोडक्शन की बात की है कि आप क्या क्या इसमें डाल सकते हैं। अब बात करते हैं हम बॉडी पार्ट की। बॉडी पार्ट में देखिए इनके बारे में आपको रिलेशंस के बारे में बात बतानी है, यानी कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध किस प्रकार हैं उनको इवेल्युएट आपको करना है। तो एक एक करके हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, देखिए पहले हम आर्टिकल 74 में देख लेते हैं, पॉइंट नंबर 1 कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, अनुच्छेद 74 ये क्या कहता है? देखो आपको पता होगा राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श, है ना, देना एक काम होता है। जो इस काम के बारे में जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 है उसमें ये सारी की सारी चर्चा दी गई है। ठीक है क्या इसमें? मैं आपको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। राष्ट्रपति को सलाह मशवरा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है और जिसका मुखिया जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और राष्ट्रपति इन्हीं की सलाह अनुसार काम करते हैं। हालांकि राष्ट्रपति महोदय किसी सलाह मशवरा को पुनः विचार के लिए भी बोल सकते हैं, लेकिन आखिरकार राष्ट्रपति महोदय जी को इनकी सलाह के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। यानी कि वो राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करने के लिए वो विवश होते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है अनुच्छेद 75। इसमें क्या है? आर्टिकल 75 में देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है, और साथ ही साथ में यदि हम थोड़ा सा और देखें तो आपको पढ़ने को इसमें मिलेगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 75 है वो कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी प्रधानमंत्री की सलाह
पर राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही की जाएगी, है ना। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार या फिर हम उत्तरदायी भी कह सकते हैं होती है ना। और उसे अपनी कार्यप्रणाली को एक प्रकार से लोकसभा में स्पष्ट करना होता है, तभी हम संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बना पाते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि विभिन्न पदाधिकारियों एवं मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री की सलाह पर, है ना। और ऐसा माना जाता है, माना नहीं जाता है, यदि हम ये शब्द इस्तेमाल करेंगे तो शायद वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, लेकिन हम ये इसको यूँ कह सकते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार किसी भी पदाधिकारी या फिर मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर सकते, उनको ये शक्ति प्रदान नहीं की गई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा यानी कि संविधान के द्वारा ये शक्तियाँ उनको अपनी इच्छा अनुसार पद नियुक्ति करने की उनको शक्तियाँ प्राप्त नहीं है ना। नेक्स्ट पॉइंट, यदि हम कुछ और कार्यों की बात करें तो चाहे वो मंत्रियों के मध्य विभागों का मुद्दा हो या फिर चाहे उनके फेरबदल की बात हो या फिर आवंटन की बात हो या फिर उनकी बर्खास्तगी या फिर नॉर्मल भाषा में यदि हम बात करें उनको हटाने का मुद्दा हो, तो इन सभी मामलों में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय को परामर्श देते हैं यानी कि एडवाइस देते हैं, है ना। इन कार्यों को राष्ट्रपति महोदय अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, बिल्कुल भी। राष्ट्रपति महोदय उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त कर सकते हैं जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। सो दैट्स ऑल। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री काल जो होता है वो निश्चित नहीं होता है और साथ ही साथ में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय का कार्यकाल समाप्त हो गया तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि प्रधानमंत्री भी अपने पद से इस्तीफा दे देंगे या फिर वो अपने पद को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री को अपने पद पर कंटिन्यू बने रहते हैं। राष्ट्रपति का अपना कार्यकाल है वो उनका समाप्त हो जाएगा, कोई दूसरे राष्ट्रपति महोदय को चुन लिया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल को वो कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके गाइज, तो इस प्रकार से हमने जाना बॉडी पार्ट के बारे में कि आप बॉडी पार्ट में क्या क्या और मेंशन कर सकते हैं यदि आप ठीक से यदि स्टडी करते हैं तो। और कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में आप इसी से रिलेटेड करके चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति महोदय राज्य के प्रमुख माने जाते हैं जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है ना। और यदि सरल भाषा में इनको हम समझें तो हमें पता चलता है कि राष्ट्रपति महोदय संवैधानिक रूप में होते हैं, है ना। और इनकी काफ़ी अहम भूमिका होती है। और राज्य यानी कि भारत का तात्पर्य राज्य होता है, यानी कि राज्य के प्रमुख व्यक्ति ये माने जाते हैं राष्ट्रपति महोदय, है ना। लेकिन प्रधानमंत्री जो होते हैं वो जनता द्वारा चुने जाते हैं, तो वो एक अलग बात होती है। तो इस प्रकार से गाइज आप एक कंक्लूजन भी डाल सकते हैं, उनके संबंधों के बारे में हाईलाइट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जाना क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से है, भारत में ग्रामीण नौकरशाही तथा उसकी पंचायती राज संस्थाओं में धरातली स्तर पर उनकी भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी कि उनकी भूमिका का आकलन हमें करना है। ओके गाइस, किसका आकलन करना है धरातली स्तर पर? नौकरशाही यानी कि जो रूरल ब्यूरोक्रेसी जो होती है, एक तरह से ग्रामीण नौकरशाही, रूरल ब्यूरोक्रेसी भी इसको कहते हैं। तो इनकी काफ़ी अच्छी खासी भूमिका होती है, तो हमें उसी भूमिका के बारे में डिस्कस करना है। इंट्रोडक्शन में आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, यानी कि प्रत्येक प्रशासन के लिए प्रशासनिक सेवाएं आवश्यक होती हैं और क्योंकि यह प्रशासन में परिपक्वता, स्थायित्वता, निर्भीकता, विकास और निश्चितता लाती है ना। तो इस प्रकार से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ में एक संविधान को मजबूती प्रदान करते हैं क्योंकि ये संवैधानिक पद होते हैं और संवैधानिक औचित्य को पूरा करने के लिए ही इनको नियुक्त किया जाता है ताकि ये ग्राउंड लेवल पर काफ़ी अच्छा काम कर सकें और वो उस काम के द्वारा ग्रामीण स्तर पर उनका विकास हो पाए, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, साथ ही साथ में राजनीतिक विकास भी हम बोल रहे हैं तो कोई दोहराई की बात नहीं होगी उसमें। ओके, तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। बॉडी पार्ट में एक एक करके पॉइंट सारे डिस्कस करते हैं। इनकी धरातली स्तर पर भूमिका क्या होती है? ओके गाइज, इनका रोल क्या होता है ना।
पर इनकी कई प्रकार से भूमिका होती है, एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक इनकी काफ़ी अच्छी खासी भूमिका हमें देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होगा जिला स्तर पर डीएम काम करते हैं, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं, ठीक है। जिलाधिकारी भी बोलते हैं, जिलाधीश भी बोल देते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कलेक्टर साहब भी बोल देते हैं, वो एक अलग बात है, ठीक है। आपको पता होगा हमारा जो संविधान है वो कई प्रकार की जो प्रशासनिक सेवाएं जो हैं, खासकर नौकरशाही के बारे में बात करें, ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करें, तो कई प्रकार की सेवाएं जो हैं वो कई प्रकार की सेवाओं के लिए पदों का आयोजन होता है, और चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट लेवल पर स्टेट पीसीएस हो, है ना, कोई भी। जैसे हमें अखिल भारतीय सेवाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स जो होते हैं वो काम करते हैं। साथ ही साथ में हमें केंद्र स्तर पर भी काफ़ी सारी सेवाएं हमें देखने को मिलती हैं, जैसे आईआरएस ऑफिसर होते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इस प्रकार से होती हैं, और बहुत सारी रेलवेज में कुछ होती हैं। सेकंड क्लास की भी जॉब्स हमें देखने को मिलती हैं। ठीक उसी प्रकार से हमें स्टेट लेवल पर भी हमें कई प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हमें देखने को मिलती हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ मकसद होता है संविधान को मजबूती प्रदान करना, और संविधान की जो नियमावली है, संविधान के जो कार्य हैं, संविधान का जो औचित्य है, उसका जो मोटिव है, उसको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना, ताकि हम एक मजबूत लोकतंत्र को बनाकर खड़ा कर पाएँ। ओके गाइज, नेक्स्ट पॉइंट है शीर्ष स्तर पर जिलाधीश। जैसा कि हमने पिछले अभी पॉइंट में डिस्कस किया कि जिला स्तर पर डीएम होते हैं, और ये काफ़ी सारे कामों को ये संभालते हैं। देखो, आज से कुछ टाइम पहले ये होता था कि इनको लगभग कुछ ही काम दिए जाते थे, लेकिन अब ये डीएम की भूमिका में भी होते हैं। डीएम की भूमिका में मेरा कहने का तात्पर्य है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये अपने आप में एक मजिस्ट्रेट भी होते हैं। आपने सुना होगा आज के टाइम पर जन सुनवाई होने लगी है, कलेक्ट्रेट में लोग जाते हैं, जन सुनवाई होती है, किसी एक डे जो फिक्स हो जाता है उस हिसाब से। तो ये मजिस्ट्रेट की भूमिका में भी अब काम करते हैं। आज के टाइम पर डीएम को हम इस प्रकार से भी देखते हैं। ये पहले नहीं होता था, पहले हम जुडिशरी पर डिपेंड होते थे, लेकिन आज के टाइम पर ये देखने को नहीं मिलता है। तो काम जो है काफ़ी ब्रॉड हो गया है एक डीएम का। तो शीर्ष स्तर पर जो जिलाधीश होते हैं उनके काफ़ी सारे काम होते हैं, और उनके नीचे काफ़ी सारे ऑफिसर्स काम करते हैं। जैसे उनके नीचे डीसी होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। विकासखंड स्तर पर काफ़ी सारे ऑफिसर्स हमें देखने को मिलते हैं, तहसील स्तर पर हमें देखने को मिलते हैं, ग्रामीण स्तर पर भी हमें देखने को काफ़ी सारे ऑफिसर्स हमें मिलते हैं। जैसे ग्रामीण विकास के जो अधिकारी होते हैं, एक तरह से बहुत सारे काफ़ी सारे ऑफिसर्स हमें ये सब देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि शीर्ष स्तर पर जिलाधीश का भी कितना महत्व होता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है पंचायतों को निर्देश, निरीक्षण और नियंत्रण, ये सब करना। इसमें क्या होता है, देखिए आपको पता होगा पंचायतों को निर्देश देना, सरकारी योजनाएं जितनी भी होती हैं, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हों, इनके बारे में जानकारी देना, इनकी सुनिश्चितता को मजबूत करना। सुनिश्चितता को मजबूत करने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो योजना है वो कहाँ तक, किस किस तक पहुँच पाई हैं, और उनका लाभ जो है वो वाकई में उन लोगों को मिल पा रहा है जिन लोगों के लिए वो योजनाएँ बनाई गई हैं। यदि वो योजनाएं जिन लोगों के लिए बनाई गई हैं उनको ही वो लाभ हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो उन योजनाओं का कोई खासा मतलब नहीं रह जाता है। ओके गाइस, इसी प्रकार से निरीक्षण का भी एक दायित्व इनका होता है, यानी कि ऑब्जर्वेशन का काम इनका काफ़ी ज़्यादा होता है। ऑब्जर्वेशन आपने सुना होगा, कहीं पर किसी गवर्नमेंट स्कूल में डीएम साहब आए, उन्होंने निरीक्षण किया स्कूल का। स्कूल में टेबल नहीं थे, स्कूल में फैंस नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, टॉयलेट्स नहीं थी गर्ल्स के लिए, है ना, और ठीक से एजुकेशन के मामले में टीचर्स को कुछ नहीं आता। इस प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। और एक सरकारी जो एनजीओ है, एक एनजीओ है असर नाम से, है ना, वो अपनी हर साल रिपोर्ट रिलीज करती है, हर 2 साल में अपनी रिपोर्ट रिलीज करती है वो, जिसमें काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े हमें देखने को मिलते हैं। जब हम असर रिपोर्ट के आंकड़े जब हम एजुकेशन के बारे में देखते हैं, यानी कि कक्षा 8वीं तक के बच्चों के एजुकेशन का लेवल जब हम उसमें देखते हैं असर रिपोर्ट में, तो हमें काफ़ी चौंकाने वाले आंकड़े वहाँ से हमें देखने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। तो एजुकेशन का लेवल जो है वो काफ़ी एक तरह से डम है हमारे इंडिया में अभी भी, है ना। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, है ना, एक निरीक्षण का भी ये कार्य करते हैं। स्कूल्स में जाना, हॉस्पिटल्स में जाना, कहीं और कोई यदि यूनिट है तो वहाँ उसको चेक करना, वहाँ काम ठीक से हो पा रहा है या नहीं भी हो पा रहा है। तो ग्रामीण स्तर पर इनका काफ़ी महत्व हमें देखने को मिलता है, और इनकी अपनी काफ़ी एक बड़ी भूमिका होती है। साथ ही साथ में नियंत्रण की भूमिका में ये होते हैं, यानी कि स्थानीय स्तर पर ये नियंत्रण की भी भूमिका निभाते हैं। जैसे सभी कार्य प्रणालियों पर ध्यान देना, उनको नियंत्रित करना, उनको
आदेशित करना एक प्रकार से, यदि कोई योजना है उसका ठीक से परिचालन नहीं हो पा रहा है, यदि उसका ठीक से उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ग्राउंड लेवल पर करप्शन हो रहा है, तो इसके लिए भी ये खुद ही ध्यान देते हैं कि ये ग्राउंड लेवल पर कितना इम्प्लीमेंट हो पा रहा है ठीक तरीके से। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समस्त कल्याणकारी योजनाएं। समस्त कल्याणकारी योजनाएं, देखो योजनाएं जो प्लानिंग्स जो होती हैं वो 2 या 3 टाइप से नॉर्मली प्लानिंग्स होती हैं। आज के टाइम पर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स भी देखने को मिलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आयुष मिशन। आयुष मिशन को हम सेंट्रल गवर्नमेंट में देखते हैं और लगभग 26-27 स्टेट्स जो हैं उन्होंने फाइनली उसको आयुष मिशन जो प्लानिंग है उसको अडॉप्ट भी कर लिया है। और भी ऐसी कई प्रकार की योजनाएं हैं, है ना, जो सेंट्रल लेवल की होती हैं और वो लेकिन स्टेट लेवल पर भी वो इम्प्लीमेंट होती हैं। कुछ प्लानिंग्स जो होती हैं वो स्टेट लेवल पर होती हैं, यानी कि राज्य सरकार, राज्य की योजनाएं होती हैं ना, राज्य की योजनाएं काफ़ी सारी होती है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में कई प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लाडली लक्ष्मी योजना, है ना। लाडली लक्ष्मी योजना जो है, ठीक है, हमारे एमपी में इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम चल रहा है एक तरह से, ठीक है। और भी बहुत सारे, जैसे शादियों में, लड़कियों की शादियों में जैसे पैसा देना और इस प्रकार की कई प्रकार की, यानी कि राज्य स्तर पर अपनी योजनाएं होती हैं और सेंट्रल स्तर पर अपनी योजनाएं होती हैं। कुछ जिला स्तर पर भी कुछ नई नई योजनाएं हमें देखने को मिल जाती हैं कभी कभार। जैसे आपने एक मुरैना, आई थिंक मुरैना ही होगा और कंफर्म नहीं, शायद मुरैना ही है, लेकिन जो भी है मैं एक एग्जांपल आपको शेयर करके बता रहा हूँ। वहाँ के जो डीएम थे शायद मुरैना के ही थे, तो वहाँ के जो डीएम थे उन्होंने एक योजना, एक प्लान लॉन्च किया था, साझा चूल्हा, इस प्रकार से कुछ था। उसमें उन्होंने एक तरह से काफ़ी सारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो गांव थे, जो विलेजेस थे आदिवासियों के, उनको उसमें शामिल किया गया था। और वो इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि ताकि उन गांव के जो लोग थे जो कुपोषण का शिकार थे और जो गरीबी के जंजाल में फंसे हुए थे या फिर शिक्षा में उनका काफ़ी नीचा लेवल था, इन सभी चीज़ों से बाहर निकालना, कुपोषण की संभावना जो थी उसको कम करना, कुपोषण को ख़त्म करना उनके अंदर, और एक तरह से भोजन की व्यवस्था करना, साथ ही साथ में उनको अच्छी एजुकेशन मिल पाए। इसलिए तो ये डीएम का ही काम था। तो इस प्रकार से इस प्रकार की एग्जाम्पल से हमें ये जानने को मिलता है कि ग्रामीण स्तर पर, यानी कि ग्रामीण नौकरशाही जो है वो पंचायती राज संस्थाओं में धरातली स्तर पर उनकी क्या भूमिका होती है और वो कितना कुछ अच्छा कर सकते हैं। काफ़ी सारी जगह पर तो हमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी देखने को मिले हैं। कई जगह पर तो हमें इस प्रकार के एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर, जिस क्षेत्र में बिल्कुल वो ड्रॉट एरिया था, बिल्कुल सूखा क्षेत्र था, जहाँ पर डीएम ने इतना गजब का काम किया है कि वहाँ पर हरियाली, एक तरह से ग्रीन फील्ड बना दिया है ना। तो इस प्रकार से भी हमें कई प्रकार के डिसेंट वर्क जो है वो एक टाइप से एक्सीलेंट वर्क हमें देखने को मिलते हैं डीएम के द्वारा। तो यही है धरातली स्तर पर इनकी क्या भूमिका हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, योजनाओं का निर्धारण और क्रियान्वयन। देखिए योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर कितना इम्प्लीमेंट हो पाती हैं, वो जमीनी स्तर पर कितनी उतारी जाती हैं, कितनी नहीं उतारी जाती हैं, ये निर्भर करता है ऑफिसर्स पर। क्योंकि सरकार योजनाएं बनाती हैं, लेकिन अब जिन लोगों के लिए योजनाएं बना रही है उन लोगों तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, ये मैटर करता है। और यही ज़रूरी होता है जब हम कोई योजना बनाते हैं और यदि उसका लाभ यदि सीधा उस लाभार्थी तक हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो उस योजना का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो सीधा इनकी ऑब्जेक्टिविटी जो है वो ये भी होती है कि योजनाओं का निर्धारण करना और उनका क्रियान्वयन करना, ये काफ़ी महती भूमिका में ये अपना रोल अदा करते हैं। इस प्रकार से भी हमें देखने को मिलता है। हर स्तर पर अपनी महती भूमिका ये निभाते हैं हर जगह। हमने जैसे अभी काफ़ी सारे देखे, जब आप MPPSC मेंस या फिर किसी भी सिविल सर्विस या फिर UPSC की जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या कर रहे हैं, तो आप 4th पेपर जब आप स्टडी करते हैं उसमें केस स्टडी आता है। केस स्टडी में कुछ ऐसे ही एग्जांपल्स होते हैं और जिसमें हमें ये जानने को मिलता है कि हम किस सिचुएशन में और किस सिचुएशन को हम उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करें। ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। बाकी तो इस प्रकार से हमने बॉडी पार्ट के बारे में डिस्कस किया। अब कंक्लूजन के बारे में आप बता सकते हैं। कंक्लूजन में हमें काफ़ी सारे लोकल स्तर पर हमें काफ़ी करप्ट ऑफिसर्स हमें देखने को मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, और जनता तक काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पहुंच पाती। जनता अभी भी गरीबी, भुखमरी
और भुखमरी तो नहीं कह सकते हैं, गरीबी और आर्थिक जो विकास जो है ठीक तरीके से जिस प्रकार से होना चाहिए था उस प्रकार से नहीं हो पाता है। और तो इसकी तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और सरकार को भी योजनाओं को एक एरिया के हिसाब से उनको फ्रेम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम एक ही योजना को हर स्तर पर लागू नहीं कर सकते। हर टाइप के लोगों पर हम उस योजनाओं को नहीं पहुंचा पाते हैं और नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ज़रूरत है हमें एरिया का ऑब्जर्वेशन करने की, यानी कि क्षेत्र को जानने का है ना, और जानने के बाद ही हमें पता करना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी योजना सफल हो पाएगी। ओके गाइस, तो इस प्रकार से आप एक अच्छा सा कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं आज। तो आगे हम इसी प्रकार से अपना वीडियो सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इनकी लिंक्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ जहाँ आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। और साथ ही साथ में आप उन लोगों को ज़रूर कीजिए जिन लोगों के मार्क्स MPPSC प्री में ठीक ठाक आ रहे हैं, वो सेफ जोन में हैं और उनको लगता है कि हाँ भाई ये, तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी है और बेनिफिशियरी भी कहेंगे। साथ ही साथ में ये उनके लिए ये वीडियोस जो हैं वो रामबाण हैं, क्योंकि जब तक आपने ओल्ड पेपर यानी कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो मेंस के हैं उन पर यदि आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है तो आप यकीन मानिए आपका मेंस क्वालिफाई नहीं होने वाला है। और MPPSC का ही नहीं, आप यदि UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको पुराने पेपर्स को आपको एक तरह से एनालाइज करना पड़ेगा, उन पे आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। चाहे वो किसी भी स्टेट का PCS हो तो भी आपको पुराने पेपर्स पर आंसर राइटिंग करनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वही होता है जड़। वहीं से आपको पता चलता है कि किस पैटर्न पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस एग्जाम में किस पैटर्न पर क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल पर आते हैं, उनका पैटर्न्स क्या होता है, क्या डिमांड होती है। और इसी सारी की सारी चीज़ों को हमारा सिविल स्टडी कैफ़े प्लेटफॉर्म जो है वो फुलफिल करता है। ओके गाइस, तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। जय हिंद।